हाँ जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? जो पिछले वीडियो भेजे थे वो आपने देख लिए होंगे और उनके हिसाब से प्रैक्टिस भी आपकी चल रही होगी। तो आज हम इशू ऑफ शेयर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर्स फोर फीचर का जो टॉपिक है वो इसमें अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल वो पे करता है। तो फोर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं कि कंपनी अपना जो पैसा है शेयर होल्डर से वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कह देती भी आप टोटल जो वैल्यू है ना एक शेयर की वो आप टुकड़ों में दे दो, कुछ दे दो जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हो एप्लीकेशन देते हो उस दिन दे दो, कुछ पैसा फिर हमसे बाद में मंगवाएंगे आपसे अलॉटमेंट के रूप में, फिर कुछ पैसा हम मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल के साथ और कुछ मंगवाएंगे सेकंड या फाइनल कॉल के साथ। जैसे 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का। अब इस 10 रुपये में हो सकता है 3 रुपये हमने एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट के साथ मंगवा लिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ और 3 रुपये फाइनल कॉल। इस तरह से हमने एक शेयर की वैल्यू को कई टुकड़ों में मंगवाया है। इन्हें बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि शेयर होल्डर कुछ पैसा चुका देता है अपना, लेकिन एक आधी किस्त वो देने से मना कर देता। वो कहता भाई मैं नहीं रखना चाहता अपने पैसे इस कंपनी में, तो मैं ये किस्त अपनी क्यों पे करूं। तो मना कर देता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपकी ये इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। कोई सी भी इंस्टॉलमेंट वो हो सकती है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी कभी भी कोई भी शेयर होल्डर नहीं रख सकता अपने पास। क्यों? क्योंकि जिस दिन कंपनी के अंदर वो एप्लीकेशन देने आएगा कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो अपने साथ एप्लीकेशन मनी लेकर आता है। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी तो चुकानी पड़ेगी, तब जाके उसको कंपनी में एंट्री मिलेगी। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आती है उनका वो पैसा अपने पास रख सकता है, देने से मना कर सकता है। तो या तो वो अलॉटमेंट को देने से मना करेगा, या फर्स्ट कॉल को देने से मना करेगा, या सेकंड को, या हो सकता है ये 2 किस्तें ना दे, हो सकता है केवल ये किस्त ना दे, हो सकता है केवल ये किस्त ना दे, हो सकता है केवल अलॉटमेंट ना दे। तो इन तीनों में से किसी भी किस्त का वो पैसा अपने पास रख सकता है। तो कंपनी क्या करती है, उसे प्रॉपर नोटिस देती है कि देखिए भाई साहब, आपकी जो किस्त है वो ड्यू हो चुकी है, या तो आप अपना पैसा डिपॉजिट करवा दीजिए, अदरवाइज हम आपके द्वारा अभी तक जो वैल्यू है वो पे की गई है वो अपने पास रख लेंगे। एप्लीकेशन के उसने 3 रुपये दे दिए, अलॉटमेंट के उसने 3 रुपये दे दिए, फर्स्ट कॉल जो 2 रुपये की थी और सेकंड कॉल जो 2 रुपये की थी, उसने इन दोनों का पैसा देने से मना कर दिया, ये 2 किस्तें चुका दी। तो कंपनी उसे पहले 14 डेज का नोटिस देगी। कई बार एक नंबर में आ जाता है कि फॉरफीचर करते समय कितने दिन का नोटिस कंपनी को देना अनिवार्य होता है। 14 डेज का। उसे 14 डेज का नोटिस देके कहेगी कि सर अपना पैसा जो आपका पेंडिंग है वो दे दीजिए, अदरवाइज हम आपके द्वारा जो पैसा आपने पे कर दिया है, अभी तक 6 रुपये आपने पे कर दिया है, ये आपका दिया हुआ पैसा हम जब्त कर लेंगे और आपका नाम शेयर होल्डर का जो रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, यानी कि ऑनलाइन है जो भी है, हम आपका नाम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर की लिस्ट में से काट देंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्टर है और कंपनी को ये जो 6 रुपये का बेनिफिट है ये कंपनी को हो जाएगा। तो 14 डेज के नोटिस के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं चुकाता तो कंपनी उसे एक फाइनल नोटिस और देती है, उसे और चांस दे देती है भी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो बिजी हो, कहीं गया हुआ हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो उसे एक नोटिस और देगी और उस नोटिस में स्पेसिफिकली कहेगी कि अब भी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपके शेयर जब्त कर लेंगे। और उसके बाद भी शेयर होल्डर नहीं देता है तो कंपनी फाइनली अपने जो उसके शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लेती है। तो हम कहेंगे केस वाइज चलेंगे हम। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। जो शेयर्स हमने एट पार इशू किए थे उनको अगर फॉरफिट करना पड़ जाए तो ध्यान रखना, जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में थे अब वो कम हो जाएंगे। पहले कंपनी के 10,000 शेयर्स जो है वो मार्केट में थे, इसमें से 500 शेयर्स एक इंसान के पास थे, उसने देने से मना कर दिया।
अब कंपनी के केवल 9500 शेयर से तो मार्केट में रहेंगे ना, 500 शेयर्स के बराबर तो उसकी कैपिटल कम हो गई। तो जब फॉरफिट होता है शेयर तो हमारे जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाती है। तो आप सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। इसके बाद चूंकि एट पार है, प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, तो सीधा आप क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, सिर्फ उस इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है। फिर से सुन लो, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर होल्डर देने से मना कर देता है, केवल उसी किस्त को क्रेडिट करना है। मैं मान लेता हूं कि उस बंदे ने शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मैंने जब्त कर लिया। हो सकता है उस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हो, तो मैं फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दूंगा। हो सकता है उसने फाइनल कॉल का पैसा ना दिया हो, मैं फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दूंगा। और ऐसा करने के बाद इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आएगा, डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को कंपनी अपना प्रॉफिट बना लेती है और उसे फॉरफीचर नाम के एक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, ठीक। यहां पर जो पैसा आएगा वो देखो कैसे आएगा, शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाई कोल्ड अप वैल्यू। कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगा लेंगे कि कितनी हमारी जो कैपिटल है वो कम होगी। उसके बाद अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया केवल, तो केवल आप अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे और फॉरफीचर को क्रेडिट, ये दोनों नहीं आएंगी। हो सकता है उस बंदे ने ना अलॉटमेंट दिया हो, ना फर्स्ट कॉल दिया हो, ना फाइनल, तो तीनों को क्रेडिट कर दो और डिफरेंस को फॉरफीचर में पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब इसमें एक बात सुन लो, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप कॉज इन एरियर वर्ड का यूज करो, कॉज इन एरियर के द्वारा आपको फॉरफिट करना है, तो आप क्या करेंगे, इन किस्तों को लिखने की बजाय आप लिखेंगे टू कॉज इन एरियर। आप कॉज इन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, इन किस्तों का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला केस। यहां पर पैसा कैसे आएगा कि भी जितने आपने शेयर फॉरफिट किए हैं उसको अलॉटमेंट की किस्त से मल्टीप्लाई कर देना, जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उसको फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देना, इसमें शेयर जितने आपने फॉरफिट किए हैं उसको सेकंड कॉल की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर तो डिफरेंस आता ही आता है। तो इस तरह से आपका इशूड एट पार में फॉरफिट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है इतना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड अप वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोल्ड अप वैल्यू, जिस लास्ट किस्त के ना देने के कारण शेयर फॉरफिट किए गए हैं, वहां तक की किस्तों का जोड़, बट ये जोड़ विदाउट प्रीमियम होना चाहिए, विदाउट प्रीमियम कोल्ड अप वैल्यू कहलाता है, ठीक है। जिस लास्ट किस्त के ना देने के कारण हमने शेयर फॉरफिट किए हैं वहां तक की किस्तों को जोड़ देंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं होना चाहिए, आपकी कोल्ड अप वैल्यू आ जाएगी। जैसे एप्लीकेशन है 3 रुपये, अलॉटमेंट है 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल है 3.5 रुपये और फाइनल कॉल है 3 2 5 1 6 6 3 9 और 1 10। इस तरह से ए डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर
फॉरफिटेड। ये दे दिया क्वेश्चन ने कि ए ने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी है और हमने उसके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए हैं। देखिए, हमने कहा था कि जिस किस्त को ना देने के कारण फॉरफिट करे हैं, अब देखो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो सेकंड तो हमने मांगी ही नहीं होगी, ये लिखता कि उसने फर्स्ट और सेकंड का पैसा नहीं दिया। आपको ये देखना कि उसने कौन सी किस्त नहीं दी, बस उस किस्त पे नज़र रखनी है और उस किस्त से पहले पहले की सारी अमाउंट को जोड़ दो। उस किस्त को शामिल करके ऊपर वाली जितनी भी किस्तें हैं सबको जोड़ दो। 3 2 5 3 8 1 9, 9 रुपये हमने यहाँ तक उससे मांग लिए थे, इसलिए मांगी गई वैल्यू को ही कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं, क्योंकि सेकंड कॉल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, हमने तो फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू आएगी 9। जिस किस्त को ना देने के कारण शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उससे जस्ट पहले वाली सभी किस्तों का जोड़ क्या कहलाता है, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको डेबिट करनी है, लेकिन इस वैल्यू में प्रीमियम शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने इन शेयर्स को शेयर्स फॉरफिटेड इफ इशूड एट प्रीमियम, अगर आपने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन पे प्रीमियम आपने लिया था इशू करते समय, उनको अगर फॉरफिट कर लिया जाए तो देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट पहले भी डेबिट था, अब भी डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है, वही फॉर्मूला लगेगा, कितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने उठा लो। कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू मैं लिख देता हूं इसमें, विदाउट प्रीमियम लेनी है हमेशा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर जिस इंस्टॉलमेंट को हमने जब्त कर लिया, यानी जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने नहीं दिया और उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने नहीं दिया उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे एसपीआर अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसको डेबिट कर देंगे। कैसे, जितने शेयर फॉरफिट किए हैं मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम ऑन दैट इंस्टॉलमेंट इन विच प्रीमियम includes and that installment not received, उस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम जो कि नहीं मिली है और उसमें प्रीमियम है, वो वाला प्रीमियम हमें लेना है। इसके बाद वही जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिस इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम नहीं मिला केवल उसको क्रेडिट करना है, सारी को क्रेडिट नहीं करना। मैं यहाँ पे सारी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला केवल उस इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है और जो लास्ट का जो पैसा है, जो डिफरेंस आएगा, उसे आपको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं, जब भी किसी भी किस्त के सामने पैसा लिखना हो, चाहे वो किस्त डेबिट में आ रही हो चाहे क्रेडिट में, उस किस्त की जितनी भी अमाउंट हमें गिवन है अलग अलग टुकड़ों में, वही अमाउंट हमें उसके सामने लिखनी है, उसमें कोई काटा छाटी नहीं करनी। अगर अलॉटमेंट 2 रुपये का है तो 2 रुपये से ही क्रेडिट होगा, अगर फर्स्ट कॉल 5 रुपये है तो 5 रुपये से ही क्रेडिट होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिली और उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, तो आपको उस प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को जब पॉज करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेता हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 एज प्रीमियम। ए
डिड नॉट पे allotment money and first call money, his shares forfeited, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। पैसा कैसे है, एप्लीकेशन पे है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे है 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे है 2 और फाइनल कॉल पे है 2। 3, 5, 8, 2, 10 और 2, 12। टोटल वैल्यू हमारी देखो, इशू प्राइस कितना बन रहा है 12। इशू प्राइस का मतलब होता है कितने का शेयर है और कितने में मार्केट में जा रहा है। 10 का शेयर है, 12 में जा रहा है, तो इशू प्राइस है 12। सारी किस्तों का जोड़ 12 होना चाहिए। 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12, जिसमें 10 रुपये किस्तें हैं, 2 रुपये प्रीमियम है। अब देखो, जब मैं एंट्री पास करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहां लिखूंगा जितने शेयर फॉरफिट करे हैं, ए डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ए हु अलॉटेड 500 शेयर्स। ए जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए थे उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो हम कहेंगे भी 500 शेयर हमें जब्त करने हैं। इंस्टॉलमेंट हमें लेनी है कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर, यानी कॉल्ड अप वैल्यू आपने कितनी लेनी है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। लास्ट में हमें कौन सी किस्त नजर आ रही है उसकी, फर्स्ट, यानी फर्स्ट तक का पैसा लेना है। 3 और 5 8 और 2 10, यहां तक की किस्तों का जोड़ होता है 10, लेकिन इसमें प्रीमियम भी शामिल है 2 रुपए का, इसको हटा दो तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 8 रुपए। देखो, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया वहां तक पहुंच जाओ, पहुंच गए। इससे पहले पहले की किस्तों को जोड़ लो, 2, 5, 7 और 3 10, 10 रुपये आता है। लेकिन अगर किसी किस्त में प्रीमियम है तो प्रीमियम को हटाना है। प्रीमियम 2 रुपये का यहाँ शामिल है, तो 2 रुपये हटा देंगे तो ये कॉल्ड अप बनेगी 8। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल में नहीं है, कोई बात नहीं, हमें उस किस्त का पता चल गया जो कि उसने नहीं दी और उसमें प्रीमियम है, तो हम एसपीआर को डेबिट करेंगे। 500 शेयर्स पे अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो इसके साथ जो 2 रुपये प्रीमियम था वो भी नहीं मिला होगा, 1000 रुपये। जिस जिस इंस्टॉलमेंट को नहीं दिया उसे क्रेडिट कर दो। एक तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एक उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 500 और अलॉटमेंट की किस्त कितनी है 5, यहाँ 5 का 5 ही उठाना है। 2500 उसने ये नहीं दिया। 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल बनती है 2 रुपये, 1000 उसने ये नहीं दिया। बाकी पैसा चला जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। अब देखो, ये है 5000, 5000 में से 3500 गए तो 1500 बचे हमारे, ये 5 ये 3500, तो 1500 में फॉर फीचर का फायदा हो गया। तो ये बात वैसे आपको ध्यान रखनी है, जिस किस्त में प्रीमियम है और उस प्रीमियम को हमने रिसीव नहीं किया क्योंकि वो किस्त ही नहीं मिली। जब किस्त नहीं मिली होगी तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, उस प्रीमियम को डेबिट कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, ये तो हो गया हमारा फॉरफिट करने का एक तरीका। अब देखिए, व्हेन forfeited शेयर्स आर री इशूड, जो शेयर्स हम फॉरफिट कर लेते हैं, यानी कंपनी जिन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है उन्हें अपने पास वो नहीं रखती है, वो कोई अच्छा सा दूसरा शेयर होल्डर देखकर, दूसरा सा कस्टमर देखकर उन शेयर्स को दोबारा से बेच देती है, या तो प्रीमियम पर या पार पर या डिस्काउंट पर। देखो, एक बात बता देता हूं, शेयर्स कैन बी इशूड, जब हम शेयर्स को एट फर्स्ट टाइम, जब पहली बार शेयर्स बेचे जाते हैं तो वो बेचे जा सकते हैं एट पार पर या एट प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करना कंपनी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है, बैन है। शेयर्स कैन बी री इशूड, इशूड मतलब पहली बार शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जब री इशू करते हैं तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है वो बराबर पैसा ले ले फेस टू फेस,
या डिस्काउंट पर भी बेच सकती है और ज़्यादा पैसा लेकर भी बेच सकती है। तो शेयर्स कैन बी री इशूड इन 3 टाइप्स और शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इन 2 टाइप्स। तो अब कंपनी री इशू करने जा रही है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, वो 10 का शेयर 10 में बेचती है, 10 का शेयर 8 या 9 में बेचती है, 10 का शेयर 11 या 12 में, उसकी इच्छा होती है। तो शेयर्स 3 प्रकार से री इशू किए जा सकते हैं, लेकिन इशू किया जा सकते हैं सिर्फ 2 तरीकों से। अब देखिए, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट पार, जब शेयर हमने एट पार पर इशू कर दिया, यानी जितनी फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपये, हमने 10 रुपये ही नए कस्टमर से लिए हैं, तो ना तो प्रॉफिट हुआ नो लॉस हुआ। तो जब हम शेयर री इशू करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे हमारे पास, क्योंकि अगला शेयर होल्डर देगा पैसे हमें, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, शेयर्स री इशूड, कितने शेयर्स आपने री इशूड कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई री इशू प्राइस। अब री इशू प्राइस यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है एट पार, तो एट पार ही आएगा यहाँ पर, ये पैसा आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चूंकि आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पर शेयर बेचा है, तो सारा का सारा पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि जब आपने शेयर जब्त किए थे तो कैपिटल कम हो गई थी, डेबिट कर दिया, दोबारा से शेयर्स मार्केट में जाएंगे तो हमारी कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की एंट्री आएगी, सीधा बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा री इशूड एट पार। अब करते हैं व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने ज़्यादा पैसे लेकर अपने शेयर्स को री इशू करा है, तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, पैसे यहाँ पर भी आएंगे आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, वही कहानी, शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाई री इशू प्राइस। यहां ध्यान रखना, यहां री इशू करते टाइम कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई जाती है, सारा पैसा इकट्ठा ही लिया जाता है। अगर हमने अपने शेयर को 10 रुपए में री इशू किया है तो यहां पर 10 रुपए आएगा, क्योंकि री इशूड में कभी भी किस्तें नहीं होती है। यहां हमने री इशू करा है प्रीमियम पर, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो यहां पर कितनी आएगी वैल्यू री इशू प्राइस, 12 रुपए, 3 रुपए प्रीमियम लिया है तो 13 रुपए, तो यहां पर री इशू प्राइस आएगा फेस वैल्यू से ज्यादा, और सारा का सारा में लिखना है। चूंकि इस री इशू प्राइस में प्रीमियम शामिल है, तो इस बैंक अकाउंट की अमाउंट को हमें 2 खातों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फेस वैल्यू के बराबर तो चला जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्सेस पैसा मिला है वो चला जाएगा एसपीआर में, क्योंकि फायदा हो गया। अब देखो यहां पर पैसे कैसे आएंगे, शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, क्योंकि ये हो सकता है 12 रुपए का है, तो 10 रुपए तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और 2 रुपए प्रीमियम के हैं वो चले जाएंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में, री इशूड मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम। तो प्रीमियम पर अगर आपने री इशू किया है तो बैंक अकाउंट में तो विद प्रीमियम लेना है, और फिर उसके 2 टुकड़े कर देने हैं, एक फेस वैल्यू के बराबर कैपिटल में और प्रीमियम के बराबर एसपीआर में। तो ये 2 कंडीशन हमने पढ़ ली। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट। जब आप शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो आपको होती है हनी री इशूड। यहां पर मैं एक बात लिखवाना चाहूंगा, forfeited shares can be reissued. Forfeited shares can be reissued forfeited shares can be reissued at discount, but condition is that discount can be given
अप टू द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। जब आप डिस्काउंट पे रीइशू करेंगे तो डिस्काउंट की जो अमाउंट वो कितनी होनी चाहिए कि आपने जब उन शेयर्स को फॉरफिट किया था तो उस टाइम आपने जो भी अमाउंट रिसीव करी थी उस अमाउंट तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन 3 रुपये का है, अलॉटमेंट 4 रुपये का है और कॉल्स हैं 3 रुपये की। इस तरह से हमारा शेयर 10 रुपये का बिका। अब मुझे अपने इस 10 रुपये के शेयर को दोबारा से मार्केट में बेचना है। मेरे को ये वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी, ये वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी, यानी कि मेरे को कितना मिल गया था इस शेयर पे? 3 रुपये नहीं दिए उस बंदे ने, तो 7 तो दे दिए होंगे ना। तो मुझे अमाउंट रिसीव हो चुकी है 7। तो जब मैं इस शेयर को दोबारा से बेचूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतनी डिस्काउंट दे सकता हूँ, यानी कि मेरा री इशू प्राइस कितना होना चाहिए? 3 रुपये होना चाहिए, क्योंकि आपने 7 रुपये तो रिसीव कर ही लिए ना। तो जो अमाउंट आपने रिसीव कर ली थी फॉरफीचर के टाइम, उतनी अमाउंट तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। ये बात याद रखना। कई बार एक नंबर क्वेश्चन आता है कि शेयर जब फॉरफिट करके री इशू किए जाते हैं तो उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दी जा सकती है? तो आप कहेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन ऑन दैट शेयर अप टू द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। फॉरफिट करते टाइम जितनी अमाउंट रिसीव कर ली थी आपने उसके बराबर डिस्काउंट दी जा सकती है, बाकी जो प्राइस बचेगा वो री इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में आ जाता है। अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। री इशू जब भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एंगल से करो, बैंक अकाउंट को डेबिट करना ही करना है। यहां पैसे कैसे आएंगे? शेयर्स रीइश्यूड वही मल्टीप्लाइड बाई रीइश्यूड प्राइस। यहां पर रीइश्यूड प्राइस ध्यान रखना फेस वैल्यू से कम का होगा, क्योंकि डिस्काउंट पर जा रहे हैं हम। शेयर्स को जब भी डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं तो उसके लिए डिस्काउंट वर्ड का प्रयोग नहीं करते, हम शेयर फॉरफीचर के अंदर ही, शेयर फॉरफीचर के अंदर ही उस लॉस को बुक करते हैं। क्योंकि जब फॉरफिट किए थे तो फॉरफीचर को क्रेडिट किया था, और जब फॉरफिट करके री इशू करेंगे तो इस होने वाली हानि को फॉरफीचर में ही डेबिट करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर शेयर्स री इशूड कितने करे हैं, मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट ऑन री इशू। आपने कितनी डिस्काउंट दे दी है री इशू पर, उससे मल्टीप्लाई करके ये वाला पैसा आ जाएगा, और ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। इन दोनों को जोड़कर और इसमें ट्रांसफर कर देना। तो ये हमारी री इशू की 3 कंडीशंस हैं। अब देखो, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं, फॉरफिट होने के बाद री इशू होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास गैप आता है। हमें अपने प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमने जब जब्त किए थे तो इतना फ़ायदा हुआ, और जब री इशू करेंगे तो हमें कितना लॉस उठाना पड़ा और अल्टीमेटली कितना पैसा हमारे पास बचा। तो हम कहते हैं फॉरफिट और री इशू, इन दोनों एंट्रियों का एक रिजल्ट होता है। इन दोनों एंट्रियों का एक रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट हमें अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करना होता है। फॉरफिट की एंट्री पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा स्पेसिफिकली। री इशू कितने में करे हैं, ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा। लेकिन इन दोनों एंट्रियों के बाद जो एंट्री पास होती है वह हमें खुद करनी पड़ती है अपने मन से। वो एंट्री क्या होती है? लास्ट वाली, कि हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट चला जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये पैसा कैसे आता है? देखिए, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर्स रीइश्यूड। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होती है। तो जो भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती है वो किसके बराबर होती है?
आपने जितने शेयर्स री इशू किए हैं उन शेयर्स पे कितना फ़ायदा है उसके बराबर आपको कैपिटल जो में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। आपने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए, 800 शेयर आपने कर दिए री इशू, तो आपको कैपिटल जो में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, इक्वल टू 800 शेयर्स। जो शेयर्स आपने री इशू किए हैं उन पे कितना फ़ायदा बनता है उसके बराबर पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। और जो बच गए अभी भी 200 शेयर्स अब भी बच गए, उनको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रखते हैं। और ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहाँ जाके ऐड हो जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड हो जाता है इन बैलेंस शीट। देखो जो शेयर्स री इशू नहीं किए उनका बैलेंस तो हम ट्रांसफर कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं, यानी फुल्ली और नॉट फुल्ली जो कैपिटल होती है हमारी उसके टोटल में इसको ऐड कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और जितने शेयर्स आपने री इशू कर दिए उनके बराबर प्रॉफिट निकाल कर उसे ट्रांसफर करना है कैपिटल जोन में। तो ये ध्यान रखना, देखिए ये आपको एंट्री ध्यान रखनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो अमाउंट जो जाएगी इसमें वो जाएगी इक्वल टू शेयर्स री इशूड। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ। मैं थोड़ी सी इंक फिलअप कर लेता हूँ इसके अंदर, मार्कर के अंदर 10-20 सेकंड का होल्ड चाहूँगा। देखिए एक एग्जांपल कराता हूँ प्रीमियम वाला कि ए लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट रुपीज 3 एज प्रीमियम। एप्लीकेशन था 4, अलॉटमेंट था 6 और कॉल्स थी 3 रुपये। ठीक, देखो टोटल हमारा जो इशू प्राइस है यहाँ पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 13 रुपये में हमारा शेयर जा रहा है। तो हमारी सारी किस्तों का जोड़ भी 13 ही होना चाहिए, 6 और 4 10 और 3 13। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस लिख देता हूँ तो हमें कैसे पता चलेगा ये 13 रुपये कैसे, यहाँ पर इसका पैसा कैसे आएगा। आप सबसे पहले जो इशू प्राइस है स्टार्टिंग का वो फाइंड आउट कर लो कि आपका शेयर मार्केट में टोटल कितने का जा रहा है। 10 रुपये का है लेकिन 3 रुपये प्रीमियम लोगे तो ये मार्केट में बिकेगा 13 रुपये का। हमारी किस्तों का जोड़ 13 होना चाहिए, 6 और 4 सिर्फ 10 दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितना पैसा आना चाहिए 13। तो अपने इशू प्राइस से कंपेयर कर लिया करो सारी किस्तों के जोड़ को, आपको किसी भी किस्त का बैलेंस पता चल जाएगा। लिखते हैं आगे, ए शेयर होल्डर मिस्टर एक्स डिड नॉट पे allotment and calls money on 800 shares. His shares were forfeited. Out of these 500 shares reissued at rupees 9 as fully paid up। ये है और इसमें आपको एंट्री पास करनी है। देखिए सबसे पहले 5000 शेयर जारी किए, ये किस्तों के हैं। एक ए शेयर होल्डर था, यानी कि एक शेयर होल्डर ऐसा था मिस्टर एक्स जिसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना कॉल्स दी, अपने 800 शेयर्स पे उसके शेयर जब्त कर लिए, उसमें से 500 शेयर दोबारा से बेच दिए 9 रुपये में फुल्ली पेड अप मानते हुए। यानी आपका शेयर 10 रुपये का था, 9 रुपये में आप दोबारा बेच रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट वाली एंट्री आएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
चूंकि हमें जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है उसके अंदर प्रीमियम शामिल है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये प्रीमियम के साथ 6 रुपये है। तो जिस किस्त में प्रीमियम है वो किस्त अगर ना मिले तो ही SPR डेबिट होता है, तो मैं यहाँ पर SPR डेबिट करूँगा। अब मैं उन किस्तों को क्रेडिट करूँगा जो मुझे नहीं मिली, ना तो अलॉटमेंट मिली ना कॉल्स मिली, तो मैं लिखूँगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल्स, और जो डिफरेंस है वो चला जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। देखिए आपने 800 शेयर्स जब्त किए हैं, कोल्ड अप वैल्यू कितनी, यहाँ तक उसने बोल दिया। कॉल्स कहाँ तक आता है, यहाँ तक की किस्तों का जोड़ विदाउट प्रीमियम। 6 3 9 और 4 13 रुपये बनता है, लेकिन इसमें 3 का प्रीमियम भी तो है, तो कोल्ड अप आएगी हमारी यहाँ पर 10 रुपये। वहीं प्रीमियम कितने का था, सिर्फ 3 रुपये का। अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला, 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट की अमाउंट है 6 रुपये। कॉल्स का पैसा नहीं मिला, कितना, 3 रुपये, और फॉर फीचर में चला जाएगा बैलेंस। तो ये बन गया देखो 8000, ये बन गया 2400, ये बन गया 8 6 4800, ये बन गया 2400। तो देखो कितना बैलेंस आएगा हमारा, 2400 से 2400 कट गया, 8 में से 4 गई तो 4, और 4 में से भी 8 गई तो 3200 रुपये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये था हमारा 10,400, ये है 4 और 2 6, 7,200, तो 2 10 में से 7 गई 3, 3200 रुपये मेरा फॉर फीचर का फ़ायदा आ गया। अब मैं इन शेयर्स को री इशू करूँगा, तो री इशू करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने 500 शेयर्स बेचे हैं 9 रुपये के हिसाब से, री इशू प्राइस है 9 रुपये, तो 4500 मेरे पास आ गया। मुझे पता है कि मेरा शेयर जब दोबारा बिका तो फेस वैल्यू से कम में बिका है, यानी मुझे कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, और वो घाटा मैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ही डेबिट करूँगा। 500 शेयर्स पे 1 रुपये का घाटा हो गया, क्योंकि 10 का बिकना चाहिए था 500, और ये सारा पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, कितना, 5000। अब देखो मैंने फॉरफिट कर लिया, री इशू कर लिए, अब मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है कैपिटलिज्म में अपने तरीके से, क्योंकि कैपिटलिज्म में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है ये क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा, वो आपको खुद ट्रांसफ़र करना है। तो मैं यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बनाऊँगा, मैं कहूँगा कैसे पता चलेगा मुझे कितने शेयर्स के बराबर पैसा भेजना पड़ता है कैपिटलिज्म में, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। तो मैं कहूँगा इक्वेशन बना के प्रॉफिट ऑन 800 शेयर्स, 800 शेयर्स पे मुझे फ़ायदा हुआ था, देखो 800 पे 3200 का, 800 पे फ़ायदा हुआ था 3200 पे, मुझे एक पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3200 डिवाइडेड बाई 800। मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने पर, 500 रुपये पर, तो मैं कहूँगा 3200 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 500, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 400, 400 को गुणा किया तो ये आ गया मेरा 2000 रुपये। ये फ़ायदा हो गया मुझे 500 पे। अगर आपको फॉर फीचर का फ़ायदा निकाल कर ये दिखे कि कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है, तो इसमें से लॉस को ज़रूर लेस करना। लॉस ऑन री इशू, लॉस हो गया आपको 500 रुपये का, तो कुल मिला के आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 1500। सबसे पहले तो आप री इशूड शेयर्स के बराबर प्रॉफिट निकाल लो। री इशूड शेयर्स के बाद प्रॉफिट निकालने के बाद देखो कि कहीं ना कहीं आपको लॉस तो नहीं हो रहा री इशू पर, उस लॉस को लेस कर दो। अगर ये लॉस नहीं हो रहा तो यहाँ पर 0 कर देना, तो मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 1500। ये मेरा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। इसी में मैं बता देता हूँ, अगर ये कंपनी 800 के 800 शेयर्स ही री इशू कर देती तो मुझे इस इक्वेशन को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जब आपके फॉरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स बराबर होते हैं तो आपको ये इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको सीधा सीधा कितना फ़ायदा हुआ है कितना लॉस हुआ है उसका डिफरेंस ले लेना। 3200 में से 500 गए तो 2700 रुपये आपका यहाँ पर आ जाता। फिर से सुन लो, अगर आपके फॉरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स बराबर हैं, 800 के 800 ही बेच देते,
तो इस इक्वेशन को मैं नहीं बनाता, सीधा यहाँ से लेता 3200 का फ़ायदा 500 का नुकसान, 2700 रुपये नेट फ़ायदा यहाँ ट्रांसफ़र कर देता। ये इक्वेशन तभी बनती है जब री इशू ज़्यादा होते हैं, फॉरफिटेड ज़्यादा होते हैं और री इशूड कम होते हैं, तब मुझे ये इक्वेशन बनानी पड़ती है। और इस इक्वेशन से जो फ़ायदा निकल के आता है उसमें से जो आपको लॉस हो रहा है वो ज़रूर लेस करना है, तब जाके आपका फ़ायदा आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको जो री इशू का टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज करना है। री इशू के सारे क्वेश्चंस कर डालो, उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं कवर करूंगा प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें मैं सारे केसेस आपको करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।